हेलो बच्चों, स्वागत है आपका भूगोल की क्लास में। मैं आकांक्षा सोनकर, भूगोल प्रवक्ता, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज छोटी जुबली लखनऊ से। बच्चों, आज हम क्लास 12 की भूगोल पढ़ेंगे। पिछली क्लास में बच्चों आपकी जो किताब है मानव भूगोल की मूल सिद्धांत, इसका दूसरा अध्याय विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि, इसे हम पढ़ रहे थे। तो आइए एक क्विक रिविजन करते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। पिछली क्लास में हमने बात करी थी बच्चों जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में। फिर हमने बात करी थी कि जनसंख्या परिवर्तन के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। इसमें हमने अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर और प्रवास के ऊपर चर्चा करी। फिर कौन से कारक हैं जो प्रवास को प्रभावित करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी विश्व जनसंख्या की प्रवृत्तियों के बारे में। यहाँ बच्चों मैंने आपको बताया था कि 1800 ईस्वी में औद्योगिक क्रांति के पश्चात किस तरह से विश्व जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि हुई। अब बच्चों, ये जो विस्फोटक वृद्धि हुई, इसकी प्रमुख वजह क्या थी? सबसे पहले तो बच्चों औद्योगिक क्रांति सबसे महत्वपूर्ण वजह थी कि इतनी तीव्रता से क्यों विश्व की जनसंख्या बढ़ने लगी। और भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए, जैसे कि परिवहन है, स्वच्छता है, चिकित्सा है, आपकी जैव प्रौद्योगिकी आ जाती है, इसमें बायोटेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं, सूचना और कंप्यूटर आ जाता है। इन सारे डेवलपमेंट्स ने क्या किया कि आपकी जीवन प्रत्याशा को बढ़ा दिया, आपकी मृत्यु दर कम होने लगी, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो इम्प्रूव हो गया, जो रहने सहने का स्तर था वो बेहतर हो गया। तो इन सभी विकासों ने, इन सभी डेवलपमेंट्स ने मिलकर क्या किया, आपकी विश्व जनसंख्या को एक विस्फोटक वृद्धि प्रदान करी। अब बच्चों आइए देखते हैं कि किस तरह से विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने इस विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या में अपना योगदान दिया। यहाँ आप देखेंगे बच्चों की प्राणी और मानवीय ऊर्जा का स्थान लिया भाप इंजन ने। भाप इंजन के पहले काम कौन करता था? मनुष्य करते थे या जानवर करते होंगे। अब इस भाप इंजन ने पवन और जल के लिए यांत्रिक ऊर्जा उपलब्ध कराई। अब हुआ क्या? मशीन्स आई। इन मशीन्स ने उद्योगों में और कृषि के उत्पादन को बढ़ा दिया। फिर आप देखेंगे कि महामारियां और जो आपके संक्रामक रोग हैं, इनके विरुद्ध वैक्सीनेशंस आ गए, टीकाकरण आया, स्वच्छता और जो आपकी चिकित्सीय सुविधाएं हैं, इनमें सुधार हुआ, जिससे पूरी विश्व की जनसंख्या में जो मृत्यु दर था उसे तीव्रता से घटाने में अपना योगदान प्रदान किया। अब बच्चों आइए देखते हैं कि आज हम किन टॉपिक्स पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विश्व जनसंख्या के दोगुने होने की अवधि के बारे में, विकसित एवं विकासशील देशों में जनसंख्या, जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रारूप, जनांकी के संक्रमण संकल्पना के बारे में हम बात करेंगे, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, थॉमस माल्थस का सिद्धांत जिसका प्रतिपादन हुआ था 1798 में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विश्व जनसंख्या के 2 गुना होने की अवधि के बारे में। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मानव जनसंख्या को प्रारंभिक 1 करोड़ होने में 10 लाख वर्ष से भी अधिक लग गए थे। इस जनसंख्या को 5 से 6 अरब होने में मात्र 12 वर्ष लगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितनी तेजी से आपकी विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है और बढ़ने की अवधि घटती जा रही है। बच्चों, जो आपके विकसित देश हैं, वो विकासशील देशों की तुलना में अपनी जनसंख्या को दोगुना करने में अधिक समय ले रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि विकासशील देशों में हो रही है। यहाँ जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जनसंख्या विस्फोट में बच्चों क्या होता है कि आपकी जन्म दर और जीवन प्रत्याशा बढ़ने लगती है और मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर इसमें घटने लगती है, जिसके फलस्वरूप बहुत तीव्रता से जनसंख्या बढ़ती है। अब बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक टेबल बना हुआ है। पहले कॉलम में काल, समय के बारे में आपको बता रहे हैं, दूसरा कॉलम है जनसंख्या का और तीसरा कॉलम है 2 गुना होने की अवधि का। तो आइए देखते हैं। 10,000 ईस्वी पूर्व आपकी जनसंख्या थी 50 लाख।
1650 ईस्वी में जनसंख्या बढ़कर हो जाती है 50 करोड़। ऐसा होने में कितना समय लगता है? 1500 वर्ष। फिर 1804 ईस्वी में आपकी जनसंख्या बढ़कर हो जाती है 100 करोड़। अब यहाँ पर आप देखिए कि डबलिंग हो रही है, जनसंख्या आपकी दोगुनी हो गई, 50 करोड़ से 100 करोड़ हो गई। ऐसा होने में कितना समय लगा? 154 वर्ष। फिर 1927 ईस्वी में आपकी जनसंख्या फिर से दुगनी हो, 100 करोड़ से बढ़कर 200 करोड़ हो गई। ऐसा होने में 123 वर्ष लगे। फिर 1974 ईस्वी में आपकी जनसंख्या की फिर से डबलिंग होती है, ये 200 करोड़ से बढ़कर हो जाती है 400 करोड़। ऐसा होने में 47 वर्ष लगते हैं। फिर 2025 ईस्वी में आपकी जनसंख्या हो जाती है 800 करोड़। अब यहाँ देखिए फिर से डबलिंग हो रही है। बच्चों ये एक प्रक्षेपित संख्या है क्योंकि 2025 अभी आया नहीं है। ऐसा होने में कितना वर्ष लगेगा? 51 वर्ष। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से आपकी जनसंख्या दोगुनी होती जा रही है और जनसंख्या के दोगुने होने की अवधि निरंतर घटती जा रही है। अब आइए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, जनसंख्या वृद्धि। इसमें आपको विकसित और विकासशील और पिछड़े देशों में एक बहुत स्ट्राइकिंग फीचर देखने को मिलेगा, कंट्रास्ट देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि विकसित देश में जनसंख्या की वृद्धि धीमी गति से होती है और विकासशील और पिछड़े देशों में आपकी जनसंख्या की वृद्धि तीव्र गति से होती है। विकासशील और पिछड़े देशों में जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है। फिर बच्चों विकसित देशों में लोग शिक्षित हैं, लोग जागरूक हैं, मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, जिसे हम कहते हैं चिकित्सीय सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, सैनिटेशन है, स्वच्छता है। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि जो आपकी जनसंख्या की वृद्धि है वो धीमी गति से होती है। अब विकसित देशों में आपका ब्रिटेन आ जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका आ जाता है, जापान, जर्मनी आदि देश आ जाते हैं। जब हम विकासशील देश की बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पर लोग अशिक्षित हैं, अनभिज्ञ हैं, परिवार नियोजन के बारे में इन्हें ज्यादा जानकारी अभी भी प्राप्त नहीं हो पाई है। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि जनसंख्या का विस्फोट होता है। तो विकासशील देशों में बच्चों आपका भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन आ जाता है। आपके जो पिछड़े देश हैं जिसे हम कहते हैं अल्प विकसित देश, इसमें आपका अफ्रीका महाद्वीप आ जाता है, आपके अफ्रीका के देश आ जाते हैं इसमें। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब बच्चों हम बात करेंगे जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रारूप के बारे में। विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि कम है। ये बात बच्चों आप लोगों को अब अच्छे से पता चल गई होगी कि विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील देशों में जनसंख्या की वृद्धि तीव्र गति से हो रही है। जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में ऋणात्मक सहसंबंध है। अब आप देखेंगे कि वे देश जिनकी अर्थव्यवस्था विकसित है, यहाँ पर जनसंख्या की वृद्धि धीमी गति से होती है। वे देश जिनकी अर्थव्यवस्था अभी बहुत अच्छे से विकसित नहीं हो पाई है, या यूं कह लीजिए कि विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब बच्चों ये एक टेबल है जिसमें आपको जनसंख्या वृद्धि के बारे में पता लगता है। इधर आपके रीजन्स, प्रदेश दिए हुए हैं, इधर आपको वृद्धि दर पता चल रही है इन रीजन्स की 1990 से 1993 के बीच में, और फिर इधर वृद्धि दर दी हुई है 2010 से 15 की, जो कि अनुमानित है। अब इस टेबल को देखकर आप ये अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि विश्व जनसंख्या के परिवर्तन की औसत वार्षिक दर है 1.4%, है ना। औसत वार्षिक दर 1.6 प्लस 1.2, फिर आप इसको भाग कर देंगे 2 से तो निकल आएगा 1.4%। अब बच्चों देखने में तो आपको ये एक बहुत छोटा सा फिगर लगता होगा 1.4%, मगर वास्तविक में ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर बच्चों इस बात को बहुत अच्छे से समझिए कि जो आपकी विश्व की जनसंख्या है ये किस दर से बढ़ रही है, 1.4% से, है ना। अब जब आप इस 1.4% को एक बड़ी जनसंख्या पर लागू करेंगे तो इससे आपकी जनसंख्या में विशाल परिवर्तन होगा।
अब यहाँ पर आप एक चीज और देखेंगे कि यद्यपि वृद्धि दर निरंतर घट रही है, बावजूद इसके प्रति वर्ष देश की जनसंख्या बढ़ती है। प्रसव के दौरान मृत्यु दर की भांति बाल मृत्यु दर में भी वृद्धि हुई हो सकती है। तो आइए बच्चों एक नजर इस टेबल पे डालते हैं। विश्व में आपकी वृद्धि दर थी 1990 से 95 में 1.6, जो 1.2 हो गई। अफ्रीका में थी 2.4, 2010 से 15 में ये बढ़कर हो जाती है 2.6। यूरोप में थी 0.2, जो घटकर हो जाती है 0.1। उत्तर अमेरिका में 1.4 थी, जो घटकर हो गई 0.8। लैटिन अमेरिका और कैरेबियन, बच्चों ये आपका 33 देशों का ग्रुप है। इसमें आपका मेक्सिको और सेंट्रल और साउथ अमेरिका का अधिकांश भाग आ जाता है, क्यूबा आ जाता है। इसमें जो आपकी वृद्धि दर थी 1990 से 95 में वो कितनी थी? 1.7, जो घटकर हो जाती है 1.1। फिर एशिया का देखिए, एशिया में आपकी वृद्धि दर 1990 से 95 में थी 1.6, जो कम होकर हो जाती है 1.0। फिर हम आते हैं ओशनिया, इसमें आपको ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी आ जाता है। इसमें 1990 से 95 में आपकी वृद्धि दर थी 1.5, जो कि 2010 से 15 में 1.5 रहती है। तो आपको ये पता चल रहा है कि इसमें अफ्रीका जो कि एक अल्प विकसित महाद्वीप है, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी वृद्धि दर 2.4 से बढ़कर 2.6 होती है। बाकी सभी जगहों पर आप देख रहे हैं कि ये घट रही है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब बच्चों जनांकीय संक्रमण संकल्पना की बात करने से पहले आइए देखते हैं कि जनसंख्या परिवर्तन का क्या प्रभाव है। अब जो आपकी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं, यहाँ पर जनसंख्या में अल्प वृद्धि अपेक्षित है, क्योंकि थोड़ी बहुत तो जनसंख्या में वृद्धि होना अच्छी बात होती है, क्योंकि इससे आपका मानव बल बढ़ता है, वर्किंग फोर्स जो काम करता है या फिर जॉब्स क्रिएट करता है, जिससे आपका रेवेन्यू बढ़ता है और फिर आपकी अर्थव्यवस्था अच्छे से काम करती है। लेकिन अगर बच्चों एक सीमा के बाद जनसंख्या में वृद्धि खूब तेजी से होती है, तो इसका सबसे ज्यादा दबाव पड़ता है आपके रिसोर्सेज पे, संसाधनों पर। आप देखेंगे कि संसाधनों का ह्रास होने लगता है, जनसंख्या का ह्रास होने लगता है, क्योंकि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं ये तो सीमित हैं, लिमिटेड हैं, और इस बढ़ती हुई जनसंख्या को ये पोषित करने में सक्षम नहीं रह जाते। फिर आप देखते हैं कि जनसंख्या का ह्रास होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले तो मुद्रास्फीति, जिसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाती है, चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं, महंगी हो रही है। बेरोजगारी की समस्या है, हर साल बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जाती है, लोगों के पास काम नहीं है, उनको काम नहीं मिल पा रहा है। गरीबी की समस्या है, लोगों का जो रहन सहन का स्तर है ये निम्न हो रहा है, जो आपकी झुग्गी झोपड़ियां हैं ये बढ़ रही हैं, जिसे हम कहते हैं स्लम एरिया आपका बढ़ता जा रहा है। फिर आवास की दिक्कत, क्योंकि लैंड, भूमि ये एक प्राकृतिक संसाधन है जो सीमित है। अब जब आपकी जनसंख्या में इतनी तीव्रता से वृद्धि होगी तो आवास की दिक्कत तो आएगी, आवास महंगा हो रहा है। तो ये सारी बच्चों तमाम दिक्कतें आपकी तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि बच्चों HIV एड्स जैसी महामारी ने अफ्रीका में, स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल के कुछ भागों में और एशिया में खूब तेजी से मृत्यु दर में वृद्धि की है, जिस कारण से आपकी जनसंख्या की वृद्धि धीमी हुई है। अब आइए बच्चों हम बात करते हैं जनांकीय संक्रमण के बारे में। इस संकल्पना का प्रतिपादन किया था वॉरेन थॉमसन ने। अब बच्चों ये जो संकल्पना है इसका उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान हेतु किया जा सकता है। यहाँ आप देखेंगे बच्चों कि जैसे समाज खेतीहर, ग्रामीण और अशिक्षित से उन्नति करता है और नगरीय, औद्योगिक और शिक्षित होता है,
तो किसी प्रदेश की जनसंख्या में जो उच्च जन्म दर है और उच्च मृत्यु दर है, ये परिवर्तित हो जाती है निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में। तो ये जो परिवर्तन हो रहे हैं, ये जो चेंजेस हो रहे हैं, ये अवस्थाओं में होते हैं, स्टेजेस में होते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से हम कहते हैं डेमोग्राफिक साइकिल या जनांकिकीय चक्र। जैसा कि देखिए इस चार्ट में आपको समझ में आएगा, लोग पहले गांव में रहते थे, खेतीहर थे, खेतों में काम करते थे, फिर उनका परिवर्तन होता है, वो नगरों में आते हैं, औद्योगिकरण होता है, यहाँ उनकी उन्नति हो रही है। तो साथ ही साथ उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर का परिवर्तन होता है निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में। अब बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम के थ्रू हम जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को समझने की कोशिश करते हैं। आपका जो एक्स एक्सिस है ये समय को दिखा रहा है, वाई एक्सिस आपका अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर दर्शा रहा है। फिर आप देखेंगे कि दो तरह की लाइंस हैं, ऊपर वाली जन्म दर दर्शाती है और नीचे वाली मृत्यु दर दर्शाती है। तीन प्रमुख स्टेजेस हैं, तीन प्रमुख अवस्थाएं हैं जनांकीय संक्रमण संकल्पना की, पहली, दूसरी और तीसरी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि पहली अवस्था में क्या हो रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों कि पहली अवस्था में उच्च प्रजननशीलता है और उच्च मृत्यु दर है। यहाँ पर आप देखेंगे कि महामारियों के कारण, पर्याप्त भोजन ना मिलने के कारण मृत्यु हो रही है और इस मृत्यु की क्षतिपूर्ति के लिए लोग ज्यादा रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, पुनरुत्पादन कर रहे हैं, ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। अब इस बात को ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी के पास एक संतान है, किसी कारणवश ये संतान नहीं रहती है जीवित, अब उसके पास कोई संतान नहीं है। अगर यहाँ उसके पास 4 संतानें होती हैं और किसी कारणवश 1 या 2 संतानें उनकी मृत्यु भी हो जाती तो उसके पास 2 संतानें जीवित बचती है ना। तो यहाँ पर लोग अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप देखेंगे कि आपका जो जन्म दर है और मृत्यु दर है ये दोनों काफी उच्च हैं। तो यहाँ पर जो जनसंख्या की वृद्धि है वो धीमी गति से होती है। अब ये जो पहली अवस्था है इसमें लोग ज्यादातर गांव में हैं, खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं, औद्योगिकरण का स्तर बिल्कुल निम्न है। अब बच्चों 200 साल पहले तक सभी देश इसी पहले चरण में आते थे, लेकिन अगर अब की हम बात करें तो इसमें आपके बांग्लादेश वर्षावनों के आदिवासी आते हैं। अब बच्चों इसके बाद हम आते हैं दूसरी अवस्था में। दूसरी अवस्था में आप देख रहे हैं कि जो आपकी प्रजननशीलता है, जन्म दर, ये पहले तो बढ़ती है लेकिन फिर धीरे धीरे ये घटने लगती है और आपकी जो मृत्यु दर है ये कम हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं, चिकित्सीय सुविधाएं हैं, इनमें सुधार हो गया है, सैनिटेशन, स्वच्छता आ गई है। तो आप देख रहे हैं कि आपकी मृत्यु दर धीरे धीरे कम होने लगती है, जीवन प्रत्याशा बढ़ने लगती है। यहाँ पर आपकी जो जन्म दर है ये आप देखेंगे कि इसमें भी धीरे धीरे गिरावट आने लगती है, क्योंकि इस अवस्था में आपके विकासशील देश आते हैं, चीजें डेवलप हो रही है, धीरे धीरे लोग शिक्षित हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। तो आप देखेंगे कि आपकी जन्म दर में भी धीरे धीरे गिरावट आने लगती है। तो इस दूसरी अवस्था में आप देखेंगे कि जो आपकी जनसंख्या की वृद्धि है ये तीव्र गति से होती है। बच्चों दूसरी अवस्था में आपके विकासशील देश आते हैं, इसमें आपका पेरू आ जाता है, भारत, श्रीलंका और केन्या इस अवस्था के अंतिम चरण में आते हैं। अब इसके बाद आती है आपकी तीसरी अवस्था। अब तीसरी अवस्था में क्या होता है कि जो आपकी जन्म दर है और मृत्यु दर है ये अधिक घट जाती है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये अधिक घट गई है। अब यहाँ पर लोग जागरूक हैं, शिक्षित हैं, ये परिवार नियोजन को अपनाते हैं, फैमिली प्लानिंग करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जन्म दर आपको कम मिलेगा। यहाँ पर मृत्यु दर भी कम है क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी ने बहुत विकास किया हुआ है, मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, चिकित्सीय सुविधाएं बहुत अच्छी हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको मृत्यु दर कम मिलेगा, जीवन प्रत्याशा अधिक मिलेगी। और बच्चों इस तीसरी अवस्था में आपके विकसित देश आते हैं, जैसे कनाडा है, जापान है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, और सबसे ज्यादा वृद्ध जनसंख्या भी आपको इन विकसित देशों में मिलेगी। जो आपके विकासशील देश है
इनमें आपको सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या मिलेगी। तो आप इस भाग को देख रहे हैं, जो दूसरी अवस्था है, कितनी तेजी से जनसंख्या का प्राकृतिक वृद्धि हो रहा है। तीसरी अवस्था में आते आते आपका जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही अधिक कम हो जाते हैं, घट जाते हैं। तो बच्चों, ये है आपकी जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत। इसमें आप देखते हैं कि जो मनुष्य है उसमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन है, और वो अपनी प्रजननशीलता को समायोजित करने की योग्यता रखता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे बहुत अच्छे से आप लोग पढ़िएगा और इस डायग्राम को आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिएगा। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करेंगे जनसंख्या नियंत्रण के उपाय की। अब आइए देखते हैं कि जनसंख्या को आप कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आता है परिवार नियोजन, जिसे आप कहते हैं फैमिली प्लानिंग। अब इस फैमिली प्लानिंग का मेन पर्पस क्या है? सबसे पहले तो बच्चों के जन्म को रोकना है और अंतराल को बढ़ाना है। साथ ही साथ अगर आप फैमिली प्लानिंग करते हैं तो इससे जो महिलाओं का स्वास्थ्य है वो बेहतर होता है। फिर आती है शिक्षा। अगर आप शिक्षित हैं, एजुकेटेड हैं, आप जागरूक हैं, तो ये भी एक बहुत अहम भूमिका निभाता है जनसंख्या को नियंत्रित करने में। प्रचार, पब्लिसिटी, प्रचार करना बहुत जरूरी है। जैसे गांव में, देहातों में, जहाँ पर लोग अनभिज्ञ हैं, अशिक्षित हैं, वहाँ पर उनको परिवार नियोजन के फायदे बताना जरूरी हो जाता है। तो सरकार बहुत सारी ऐसी मुहिम चला रही है जहाँ पर गांव में, देहातों में जाकर लोग प्रचार करते हैं, लोग परिवार नियोजन के फायदों के बारे में बताते हैं। फिर गर्भ निरोध की सुगम उपलब्धता, कॉन्ट्रासेप्टिव्स जिन्हें कहते हैं, इनका यूज करके भी जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। आप देखेंगे कि सरकार गांव में, देहातों में जो गरीब लोग हैं उनको गर्भ निरोध फ्री में बंटवाते हैं। पर्पस क्या है? बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करना। फिर यहाँ पर आपका कर निरुत्साहन आ जाता है, जिसे हम कहते हैं टैक्स डिसइंसेंटिव्स। अब यहाँ पर सरकार क्या करती है कि ये एक्स्ट्रा टैक्स इम्पोज करती है उन लोगों के ऊपर जिनकी फैमिली का साइज बड़ा है। उदाहरण के तौर पर बताती हूँ कि जैसे कि हमारे भारत में ही है कि जो लोग जॉब कर रहे हैं उन्हें 2 बच्चों पर ही पेड मैटरनिटी लीव मिलती है, जिसे कहते हैं पेड मातृत्व अवकाश। तीसरे बच्चे पर आपको ऐसी कोई सुविधा नहीं मिलेगी। फिर इसमें ये होता है कि जो आपकी इनकम टैक्स में जो रिलीफ होती है उस पर लिमिटेशन लगा देती है सरकार। तो ये सब करने का मकसद क्या है? जनसंख्या को नियंत्रित रखना। आइए बच्चों अब नेक्स्ट देखते हैं। अब बच्चों हम बात करेंगे थॉमस माल्थस के सिद्धांत के बारे में। इस सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था 1798 में। यहाँ पर थॉमस माल्थस हमें बताते हैं कि जो जनसंख्या की वृद्धि हो रही है ये बहुत तेज गति से हो रही है खाद्य आपूर्ति की तुलना में। जनसंख्या की वृद्धि जमाती अनुपात से होती है, जैसे 2, 4, 8, 16, और एक खाद्य आपूर्ति आपका अंकगणितीय अनुपात से बढ़ता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12। यहाँ पर इन्होंने कहा कि इतनी तेजी से जो आपकी जनसंख्या बढ़ रही है ये कैसे नियंत्रण में आएगी? पॉजिटिव चेक्स के द्वारा, जैसे महामारी, बीमारी, युद्ध, या फिर कोई प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप या सूखा पड़ गया। तो बच्चों ये है थॉमस माल्थस का सिद्धांत। इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो आज बच्चों हम लोगों ने बहुत सारी नई नई चीजें पढ़ी, नई नई चीजों के बारे में सीखा। सबसे पहले हम लोगों ने बात करी विश्व जनसंख्या के दोगुनी होने की अवधि के बारे में। इसके बाद बच्चों हम लोगों ने जाना जनसंख्या परिवर्तन का स्थानिक प्रारूप के बारे में। फिर हम लोगों ने बात करी जनांकीय संक्रमण संकल्पना के बारे में। इसके बाद बच्चों हम लोगों ने जाना कि जनसंख्या परिवर्तन के कौन कौन से प्रभाव हैं। फिर हम लोगों ने बच्चों बात करी जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, और सबसे लास्ट में हमने थॉमस माल्थस के सिद्धांत के बारे में जाना। अब बच्चों मैंने आपको गृह कार्य दिया है, आज जो भी पढ़ाया है इसी के ऊपर ये होमवर्क है। स्टार्टिंग के 2 प्रश्न अति लघु के हैं, तीसरा चौथा प्रश्न आपका लघु का है, और 5वां प्रश्न आपका विस्तृत का है।
अब बच्चों, यदि आप ये वीडियो किसी कारणवश नहीं देख पाए हैं तो आप इसे पुनः दीक्षा पोर्टल पे सुन सकते हैं और ऑनलाइन अभ्यास भी कर सकते हैं। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। आपको जो भी पढ़ाया है उसका रिवीजन करिए, अपना होमवर्क टाइमली कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।